हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं जैक के द्वारा क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 18 अप्रैल को, उसका आज हम लोग मॉडल सेट करेंगे। ठीक है, ये एनुअल एग्ज़ाम 2023 है। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस में रहेगा। इसमें पूर्णांक रहेगा, यानी फुल मार्क्स रहेगा 40, और हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक मार्क्स करके मिलेगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इंग्लिश का बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे चेकआउट जरूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन है नॉर्मल, सब में एक एक मार्क्स करके मिलेगा। 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन आपका नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नावली में से एक विशेषता कौन सी नहीं है। प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है वो बोला गया है, तो इसका हो जाएगा प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक? तो ये जो है गॉटफ्राइड एकेनवाल को जाना जाता है। अगर इकोनॉमिक्स का बोला जाता तो आप एडम स्मिथ का नाम ले सकते थे। तीसरा नंबर दिया गया है, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का था? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। चौथा नंबर है, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुक्तोत्तर बोला गया है, तो सही व्याख्या करना ये थोड़ा सा कठिन है। पांचवा नंबर दिया गया है, परास का क्या अर्थ है? परास मतलब रेंज। रेंज मतलब होता है क्या बोलता है, लोअर माइनस, ये अपर माइनस लोअर का जो सबसेक्शन है। तो इस हिसाब से हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, यानी ए नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है, यानी ये किस कैटेगरी में जाता है? तो ये क्वालिटेटिव, जिसको हम लोग गुणात्मक बोलते हैं, उस कैटेगरी में जाता है। सातवां नंबर है, किस सारणी की पंक्ति शीर्षक को, किसी सारणी के पंक्ति के शीर्षक को क्या कहा जाता है? तो सारणी के पंक्ति का जो शीर्षक है उसको हम लोग स्टब यानी अवशीर्ष के नाम से जानते हैं। 8 नंबर दिया गया है, आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? तो आयत चित्र जो है वो संतत यानी कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए बनाए जाते हैं, वेरिएबल जिसका ये वैल्यू चेंज होते रहता है। 9 नंबर है, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग के प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग AM यानी समांतर माध्य, और इंग्लिश में बोले तो अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है? किसका गणना के लिए आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में? तो मीडियन का जब गणना किया जाता है यानी माध्यिका का, तब ऐसा काम किया जाता है। 11 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं? देखिए 4 बराबर भाग जब दिया जाएगा तो आपको चतुर्थक ढूंढना है, तो ये हो जाएगा C नंबर, यानी इसको इंग्लिश में क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं। 12 नंबर दिया गया है, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? तो मानक विचलन के जो सापेक्ष मान है उसको परास गुणांक विचलन गुणांक, ठीक है, तीनों कहा जाता है। मतलब इसमें सब सही हो जाएगा, यानी 12 का हो जाएगा आपका D नंबर। 13 नंबर दिया, निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसतों से विचलन के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? तो इसके लिए ये माध्य विचलन यानी मीन डाइवेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मीन डाइवेशन में ये काम तो किया जाता है। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या इट्स राइट। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया है, यदि किसी आंकड़ों का मानक विचलन 16 है तथा समांतर माध्य 50 है तो विचरण गुणांक क्या होगा? आपको विचरण गुणांक निकालना है। तो विचरण गुणांक के लिए क्या करना पड़ेगा, 16/50 इंटू 100, यानी 50 दूनी 100, यानी 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32, यानी D नंबर हो जाएगा। 15 नंबर है, सहसंबंध गुणांक दो चर वाले बीच किस प्रकार का सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? संख्यात्मक माप आपसे पूछा जा रहा है, तो संख्यात्मक माप जो होता है ये लीनियर कोरिलेशन यानी रेखीय सहसंबंध का होता है। 16 नंबर दिया गया है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः घनात्मक है यानी पॉजिटिव है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B नंबर। देखिए पॉजिटिव बोला गया तो पॉजिटिव में यही आएगा। कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कोटि का सहसंबंध का विकास का जो श्रेय है वो किसके नाम पे बनता है? तो वह है स्पीयरमैन के नाम पे
बांधा जाता है, वही आदमी इनको बढ़ाने में बहुत योगदान दिए थे। 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? खुदरा बोला गया है तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसके अंडर में आता है। 19 नंबर है, लेस्पेयर की का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसे बोला गया है? तो आधार अवधि की मात्रा को इसमें ऐड किया जाता है। मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाला सूचकांक को क्या कहते हैं? ये आपका दिया गया 20 नंबर में, तो उसको सरल समूहित सूचकांक भी कहते हैं, भारित सूचकांक भी कहते हैं, सरल मूल्य अनुपात सूचकांक भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। 21 नंबर दिया गया है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र बोला गया है तो प्राथमिक क्या हो जाएगा? कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में आता है। 22 नंबर है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप दिमाग लगा लेना। 47 में आज़ादी हुआ था तो इतना जल्दी कैसे हुआ? तो 1950 मारना। भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना बोला गया है तो वो 12वीं योजना जो थी वो था जो 2012 से लेकर 2017 तक का चला था। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? नई आर्थिक नीति बोला गया है तो नई आर्थिक नीति जो होगा वो आपका 1991 में शुरू हुआ था यानी सी नंबर। 25 नंबर दिया गया है, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? विनिवेश का उद्देश्य क्या? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? तो ये हो जाएगा वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता करना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, यानी तीनों चाहिए। तो इसके लिए हो जाएगा डी नंबर। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? WTO बोला गया तो इसका स्थापना 1995 में हुआ था। 27 नंबर दिया गया, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण जनता है तो इनका क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी एग्रीकल्चर। 28 में निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? कपास का तो भारत जो है इसमें टॉप पे आता है। 29 नंबर है, महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 2011 में। 29 नंबर में निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? तो कंप्यूटर को मानव का पूंजी नहीं कहा जा सकता है। 31 नंबर है, मानव विकास क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या है? तो वो साधन एवं साध्य दोनों है। 32 नंबर है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी है? कौन से कारक बोला गया है? तो ये कारक हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि परिवहन भी चाहिए, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास भी चाहिए और शहरीकरण भी चाहिए, आपको सब चाहिए। 33 नंबर दिया गया है, आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है। आधारिक संरचना के अंतर्गत क्या आता है? तो बिजली, सड़कों का निर्माण, सिंचाई, तीनों आता है तो आपका डी नंबर हो जाएगा। 34 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1975 में। 35 नंबर दिया गया है, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में कितने प्रतिशत है? तो ये अधिक है, प्रतिशत में ना देकर के अधिक दिया गया है। 36 नंबर दिया गया है, ईंट निर्माण के कार्य में कार्यरत व्यक्ति को रोजगार को क्या कहा जाएगा? तो इसको हम लोग दिहाड़ी मजदूरी के नाम से जानते हैं। 37 में है, इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल सोर्स के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग सौर ऊर्जा को टिक करेंगे। 38 है, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारक सूचकांक है? स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका शिशु मृत्यु दर। 39 में है, जैविक खाद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ जो है वो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर में है, सार्क का गठन कब हुआ था? तो सार्क का गठन जो है वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, ये था सेट 1 का मॉडल सेट जिसको बोला जाता है, मॉडल सेट आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इससे पहले मैंने इंग्लिश का ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जा करके ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिएगा ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका सपोर्ट मिल पाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।